Yes, very good morning, my dear class. Yes, students, you welcome in the online tutorial of Park Public School. Students, today we will discuss about the first application of Biot-Savart law. Yesterday we had discussed about Biot-Savart law and the formula of the magnetic field intensity with the help of the Biot-Savart law. Okay. Now today we will start its first application, and its first application is the magnetic field due to straight, that is the straight current carrying conductor of finite length. दो वर्ड्स पे ध्यान देना बेटा, एक स्ट्रेट है और दूसरा फाइनाइट है. तीसरा वर्ड तुम्हें अपने आप पता ही होता है कि उसके अंदर करंट होना बहुत नेसेसिटी है, बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक करंट नहीं होगा तब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स है करंट एलिमेंट, means current carrying conductor. So this is the current carrying conductor, but its shape is straight, that is the straight current carrying conductor with current I. Okay. Now start this application properly and better sit straight, open your notebooks and make your notes properly. Then let's start. That is the important application. इसके जब तुम न्यूमेरिकल्स चेक करोगे और पता चल जाएगा तुम्हें. तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है ये. Yes, now हमने बेटा जो कल किया था, इस एप्लीकेशन को करने से पहले हम थोड़ा सा कल की कुछ टास्क था, कल का एक वर्क था हमारा, उसको देख लेते हैं दोबारा से. कल बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से तुमने बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख लिया था. बट ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत स्मॉल होती है. क्यों ये स्मॉल होती है? क्योंकि जो बायोट-सेवर्ट लॉ है वो सिर्फ स्मॉल एलिमेंट्स पे ही वर्क करता है. ठीक है. अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. आगे आने वाले स्टेप्स में तुम देख सकते हो. तो dv का हमें फॉर्मूला मिल गया था बेटा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई. इसकी वैल्यू फिक्स होती है, बार बार लिख के याद कर सकते हो, 10⁻⁻⁷. आईडीएल का मतलब करंट एलिमेंट साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही था. ठीक है. ये कुछ ऐसे था, ये पॉइंट P था, ये dl था. ठीक है. ये थीटा बना हुआ था, ये पोजीशन वेक्टर था r. ये कल हमने कुछ इस टाइप से वर्क किया था. इस एलिमेंट के अंदर करंट I था. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर. ठीक है. ये फॉर्मूला बेटा तुमने कल बायोट-सेवर्ट लॉ से ड्राइव कर दिया. चलिए, कौन सा फॉर्मूला है? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है. इसको सिंपली हम मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है. चलिए, अब इसके बाद हम कुछ और बात करते हैं. तो ये सिर्फ बेटा मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा अभी तुमको. ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है. तो अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखता हूं तो वेक्टर फॉर्म तुम मुझे बताओगे कि क्या हो सकती है. तो हेडिंग बना लीजिएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायोट-सेवर्ट लॉ. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ. तो वेक्टर फॉर्म बनानी भी बहुत इजी है बायोट-सेवर्ट लॉ की. सॉरी, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा, सॉरी. तो वेक्टर फॉर्म बनाइएगा बेटा यहाँ पर कि क्या वेक्टर फॉर्म आ सकती है इसकी. तो मैं इसको क्या करता हूँ, dv को म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई idl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर जो है, इसको r से मल्टीप्लाई करता हूं और r से ही डिवाइड करता हूं. ये दो काम मैंने यहाँ पर किया बेटा, इसको r से ही मल्टीप्लाई कर दिया और r से ही डिवाइड कर दिया. यहाँ पर किसी को अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है. इसको करने का एक और मेथड भी है, बट ये एक सिंपल सा मेथड है जिसको तुम याद रख सकते हो. तो अब क्या होगा बेटा, सेकंड स्टेप क्या होगा, इसका वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूँ. किसके वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूँ? बायोट-सेवर्ट लॉ के वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूँ. इस फॉर्मूले के मैं वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूँ. तो इस फॉर्मूले का जो वेक्टर फॉर्म है वो एक बार चेक करते हैं कि क्या होगा. It will be okay up to some time beta. What happened? Now म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल sin थीटा r स्क्वायर, r से डिवाइड किया, r से ही उसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो होने क्या वाला है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i dl और r sin थीटा. तो इसको ऐसे लिख लो, dl r sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब. तो ये dl r sin थीटा क्या बन गया, dl इज द वेक्टर क्वांटिटी, r इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी. अगर ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, कल हमने किया था ना
याद होगा कल हमने लिखा था कि dl और r दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, sin थीटा लगा हुआ है यहाँ पर, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i, यहाँ लिखेंगे dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r, तो ये वेक्टर फॉर्म आ गई बेटा, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। यस नाउ ये बेटा तुम्हारे सामने वेक्टर फॉर्म में लिख चुका हूं। अब वेक्टर फॉर्म के साथ डायरेक्शन देनी बहुत जरूरी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे? डायरेक्शन बताइएगा बेटा। डायरेक्शन के लिए बेटा अभी तक जब तक मैं बायोट-सैवर्ट लॉ करवा रहा हूं, तो मैं फर्स्ट एप्लीकेशन आएगी, सेकंड एप्लीकेशन आएगी, मैं सिंपल से सिंपल रूल लगाऊंगा। एक ही रूल की हैबिट बना लो और वो रूल है राइट हैंड थंब रूल। एक ही रूल की हैबिट बना लो, चाहे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो, चाहे तुम्हें करंट गिवन हो। जब तक तुम्हें फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं करता मैं, फोर्स इंट्रोड्यूस का मतलब है जब तक तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन नहीं देखनी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तब तक तुम्हें किसी और रूल की नीड नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सा राइट हैंड रूल की प्रैक्टिस किया करो, हर न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस किया करो, रट्टा नहीं मारना, प्रैक्टिस करनी है, तभी तुम्हें न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा तो देखना और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब ये dB पॉइंट तुमने इस पॉइंट पर निकाला, ये जो dB की वैल्यू है ये तुमने P पॉइंट पर निकाली थी, dB की वैल्यू वेक्टर फॉर्म है, तो यहाँ पर तुम देखना चाहते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन का मतलब क्या है? दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो वो तुम्हारी तरफ आ सकती है मींस आउटवर्ड, या वो अंदर की तरफ जा सकती है मींस इनवर्ड। तो आउटवर्ड के लिए कल मैंने तुम्हें बताया था कि हमें डॉट लगाना होता है, तुम्हारी तरफ आ रहा है। इनवर्ड के लिए हमें क्रॉस लगाना होता है। रिप्रेजेंटेशन है ये आउटवर्ड की रिप्रेजेंटेशन है और ये रिप्रेजेंटेशन है इनवर्ड की। तो ये बेटा सारे पॉइंट्स तुम्हें आई थिंक क्लियर है। तो मुझे जल्दी से राइट हैंड थंब रूल लगाकर क्या कोई बच्चा बता सकता है ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है? मतलब P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अंदर की तरफ है या तुम्हारी तरफ है, कौन बता रहा है? जल्दी से मैसेज करेंगे स्टूडेंट्स, हरी अप, या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हरी अप हरी अप। तो हमें कैसे करना है, कैसे राइट हैंड थंब रूल लगाना है? बहुत सिंपल है बेटा, इस डीएल को पकड़ लो, ठीक है, थंब जा रहा है हमारा करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स देखो कहां जा रही है, बोर्ड के अंदर जा रही है या बोर्ड से बाहर आ रही है? करंट ऊपर की तरफ है, देखो ऐसे है करंट, तो फिंगर्स देखो कहां है, इनसाइड द बोर्ड। इनसाइड द बोर्ड है तो मैं इसकी डायरेक्शन को कैसे लिखूंगा? क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होगा? इनवर्ड। ये वाला क्रॉस तुम यहां पर भी लगा सकते हो। इस क्रॉस का लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुमने इसको गलत कर दिया, गलत नहीं है, इसका मतलब है इनवर्ड। तो यहां तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा कि जो कल हमने किया था बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करी थी, बायोट-सैवर्ट लॉ ने हमें एक फार्मूला दिया था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का, ये उसकी वेक्टर फॉर्म है और उसके हमें डायरेक्शन निकालनी भी आ गई है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कल एक और पॉइंट बताया था, उस पे भी प्रैक्टिस करना माइंड में अपने, थोड़ा सा उसको भी रिमेंबर करना, ठीक है। वो न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा कि अगर तुम्हें सर्कुलर कॉइल में करंट दे दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेंटर में से बाहर आता है। ये तो करंट तुम्हारा स्ट्रेट जा रहा है तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सर्कुलर फॉर्म में। अगर करंट ही सर्कुलर फॉर्म में हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाता है, मतलब सेंटर से बाहर आता है, दोनों एक दूसरे के वाइस एंड वर्सा रहते हैं, ठीक है। तो अब बेटा इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि सर क्रॉस करें या डॉट लगाएं। तो देखो सिंपल है, अब क्या करो, अब ऑपोजिट कर लो। अब सोचो कि तुम्हारा थंब मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और फिंगर्स क्या बताएंगी? फिंगर्स में करंट बता रही है, तो ये करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। फिंगर्स को देखो करंट फ्लो कर रहे हैं। अब थंब को देखो, थंब तुम्हारी तरफ आ रहा है तो ये डॉट लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये प्रैक्टिस अपने दिमाग में थोड़ी थोड़ी करते रहा करो, मैं जान जान के इसको बार बार बता रहा हूँ, और जब न्यूमेरिकल्स आएंगे फिर तुम करोगे तो देखना, क्योंकि बच्चा डायरेक्शन की गलती करता है न्यूमेरिकल में, सबसे ज्यादा गलती न्यूमेरिकल में डायरेक्शन की होती है उससे। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स इजी होते हैं, काफी इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। हाँ, दूसरा भी ध्यान रखेंगे बेटा, एक चीज का और ध्यान रखना है इसके अंदर, वो क्या है कि ये जो बायोट-सैवर्ट लॉ है, बायोट-सैवर्ट लॉ लगा लो या फिर ये लगा लो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को क्यों फॉलो करती है? अगर कुछ एक पॉइंट पर बेटा मान लो ये पॉइंट P है,
यहाँ पर 4-5 मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं अलग अलग, कोई मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, तो हम सबका नेट निकालेंगे, प्लस कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे। तो सिंपली इसको प्लस कर देंगे और फिर नेट देखेंगे कि नेट कितना बचा, जीरो तो नहीं होगा या कुछ बच रहा है, जो बच रहा है नेट उसकी डायरेक्शन क्या है, तो वो बेटा उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो न्यूमेरिकल्स में भी आएगा। तो लिख भी सकते हैं वैसे हम कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो नोट करके लिख लो इसको, चाहे नोट करके लिखेंगे इस पॉइंट को, नोट करके लिख दो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आल्सो। यस नाउ देखिए बेटा, ये डेरिवेशन जो है बायोट-सावर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द बायोट-सावर्ट लॉ। ऑलरेडी तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये डेरिवेशन की हुई है जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते थे एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट स्ट्रेट कंडक्टर। अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कुछ इसमें जो शॉर्टकट्स हैं, जो एब्रिविएशन है, वो ध्यान रखना, टाइम सेविंग के लिए मैंने यूज की है, तो तुम भी उस चीज को यूज कर सकते हो, बट एग्जाम में यूज मत करना, ठीक है। क्या एप्लीकेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। कौन सी फर्स्ट एप्लीकेशन है? बायोट-सावर्ट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ट्रिपल सी का मतलब क्या हो गया? ट्रिपल सी का मतलब हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो नाउ ऑफ फाइनाइट लेंथ, जिसकी एक लेंथ फाइनाइट है, इसकी कुछ लेंथ है, मान लो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की इसकी लेंथ है और इसके अंदर करंट है। करंट होना जरूरी है क्योंकि करंट ही सोर्स बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। फिर उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी तुम इस P पॉइंट पर निकालोगे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जिसको जो क्लियर नहीं होगा मेरे को बीच में इंटरप्ट कर देना, ठीक है, मैसेज कर देना या बोल कर बता देना, जैसा भी। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना बहुत इजी है क्योंकि देखने में भी बहुत इजी है। वो फॉर्मूला याद किया जा सकता है, बहुत इजीली याद किया जा सकता है। देखो क्या है, V इज द मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P पे। ये मैंने फॉर्मूला लिख के रख दिया। फिर ये इसी फॉर्मूले की डेरिवेशन है, ये इसी फॉर्मूले की डेरिवेशन है, इसी का प्रूफ है। तो पहले हम ये फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। V व्हाट इज V? V इज द मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I means current, sin θ1 plus sin θ2 divided by distance r। तो ध्यान से देखो, ये एक r डिस्टेंस है, ये यहाँ से P पॉइंट का और कंडक्टर के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है। देख सकते हो यहाँ पे ये r डिस्टेंस, ठीक है। इसके दो एंगल है बेटा, ये देखो। अगर मैं ये वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल चेक करता हूँ तो वो θ1 है, ठीक है। इस लाइन के नीचे वाला अगर एंगल चेक करता हूँ, कंप्लीट एंगल ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो एंगल है θ2। वहां पे जगह नहीं थी, मैंने नीचे लिख दिया। तो ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, ठीक है, ये दोनों कंप्लीट, इन दोनों लाइन के बीच का पूरा जो गैप है वो θ1 और θ2 में डिवाइड हुआ हुआ है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर दो एंगल्स होंगे, sin θ1 लाइन के ऊपर, sin θ2 लाइन के नीचे, ठीक है। और r क्या है? r परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा P पॉइंट का, कहां से? फ्रॉम द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर से। कंडक्टर कैसा है? कंडक्टर स्ट्रेट है। कंडक्टर की जो लेंथ है, लेंथ फाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट कंडक्टर नहीं है, अभी इनफाइनाइट भी आएगा। इसके स्पेशल केसेस जब करोगे आज तो उसमें इनफाइनाइट भी आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जब करेंगे तो देखना। अब स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया जिसकी फाइनाइट लेंथ है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर मैं कहता हूं कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन कैसे बताओगे? अच्छा, सारा कुछ पूरी डेरिवेशन एक तरफ है, डेरिवेशन तुम कर ही लेंगे, अभी कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस कंडक्टर के कारण, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि डायरेक्शन निकालना और ये डेरिवेशन को करना कोई सेम नहीं है, मतलब डायरेक्शन तो एक इजी सा पार्ट है, डायरेक्शन निकालना। तो गौतम का तो एकदम से रिप्लाई आ गया, बहुत बढ़िया गौतम, इनवर्ट आया लेकिन उसका।
कि इनवर्ड होगी। सर इसकी जो मतलब कि इस कंडक्टर की, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर के कारण जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की साइड होगा। पहला पॉइंट तो ये है कि ये कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे ऊपर फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स होंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सर्कल 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 बनते चले जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की कितनी दूर तक जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में एक पॉइंट P तुमने ले रखा है, ये P पॉइंट ले रखा है। उस P पॉइंट पर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही होंगी या तुम्हारी तरफ बाहर आ रही होंगी। तो ये देखते हैं कैसे आंसर निकलेगा। तो सिंपल राइट हैंड रूल लगा देंगे, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल बोल सकते हो, पाम रूल बोल सकते हो, बहुत सारे नाम है इसके। राइट हैंड थंब रूल है, स्क्रू रूल है, पाम रूल है। और इसको सिंपली अगर हम बात करें तो ये क्रॉस रूल होता है। अगर तुम बेटा इसका बेसिक देखोगे ना तो दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट रूल। जो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए, तुम्हें याद है कल मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला करवाया था ना वेक्टर फॉर्म में, तो dl क्रॉस r आया था, याद होगा किसी को, क्रॉस आता है इसमें। ठीक है, तो हर पॉइंट को, हर कांसेप्ट को अपने माइंड में याद रखा करो। चलिए, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ऐसे करंट थंब ऊपर की साइड है और ये फिंगर्स अंदर की साइड जा रही है, तो P पर जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। गौतम वाज एब्सोल्युटली राइट। चलिए देखते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। बेटा बायोट-सैवर्ट लॉ में तुम्हें सिंपल सा एक पॉइंट पता है कि इसको जब भी हम यूज करते हैं बहुत स्मॉल एलिमेंट के लिए यूज करते हैं, बहुत लेंथ, जिसकी लेंथ ज्यादा हो उस एलिमेंट के लिए हम इसको यूज नहीं करते, स्मॉल एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। कंडीशन याद रखना। ठीक है, तो मेरे पास ये बहुत बड़ी लेंथ है, जो भी ये लेंथ है, अब इस लेंथ को मैं इस लेंथ के साथ एक ही बारी में P पॉइंट पर नहीं निकाल सकता मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का इकलौता ही फॉर्मूला है मेरे पास, और वो है बायोट-सैवर्ट लॉ का। बायोट-सैवर्ट लॉ का कौन सा फॉर्मूला था याद है? ये बोल गए म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है। और अब यहाँ पर तुमने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो सिंपल केस करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट से L डिस्टेंस नीचे आकर एक एलिमेंट लेता हूँ, छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ dl। वो dl इस पॉइंट से कितना नीचे है? L। ठीक है, वो L लेंथ मैंने ले ली, सबको क्लियर हो रहा है यहाँ पर? ठीक है, इस पॉइंट से कितना नीचे ले लिया मैंने? L डिस्टेंस नीचे आ गया हूँ। इस पॉइंट को कुछ नाम देना चाहो तो नाम दे देते हैं, O दे देते हैं इसको। ये O पॉइंट से नीचे आया मैं L लेंथ, और मैंने वहां पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर किया dl। मुझे पता है dl की डायरेक्शन कहां पर होगी। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि मैंने तुम्हें बताया था dl की डायरेक्शन वहीं पर होती है जहां पे करंट की डायरेक्शन होती है। तो करंट ऊपर की साइड जा रहा है तो dl की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी, क्योंकि dl इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए। चलिए, तो ये तुमने एक छोटा सा dl ले लिया बेटा, यहाँ पर दिख रहा है सबको ये dl। अब ध्यान रखना बेटा, लाइन के ऊपर जो एंगल था वो θ1 था, लाइन के नीचे वाला जो एंगल था वो θ2 था। हमने क्या किया, dl से इस पॉइंट पर एक लाइन लगाई, क्योंकि तुम्हें देखो, ध्यान देना इस चीज पर, तुम्हें डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हारा करंट एलिमेंट में और जिस पॉइंट पे तुम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो वहां पर डिस्टेंस कितना है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो पता होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया a। ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर ये a लिखा हुआ है। ठीक है, ये a डिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर अगर लाइन लगाऊंगा तो θ2 एंगल के बीच में एक बाइसेक्टर जैसे एक लाइन आ रही है, तो उसका मैंने एंगल ले लिया अल्फा। ये अल्फा हो गया, ये 90 हो गया, तो ये अपने आप ही 90 माइनस अल्फा हो गया। अब मुझे ये बताओ, किस किस बच्चे ने मुझसे ये पूछना है कि 90 माइनस अल्फा कैसे हुआ? जल्दी से बता दो आंसर करके। बाकी मैं वैसे वीडियो में से निकल के थप्पड़ नहीं मार सकता, नहीं अगर सामने होता तो मैं थप्पड़ लगा देता। तो ये 90 माइनस अल्फा कैसे आया होगा? यहाँ पर बेटा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये अल्फा तुमने मान लिया, ये अल्फा तुमने मान लिया, ये a तुमने मान लिया, और ये dl तुमने मान लिया। dl एक स्मॉल एलिमेंट है, इस dl का डिस्टेंस p पॉइंट में और dl के बीच में तुमने a ले लिया, और उस सेंटर लाइन से नीचे जो एंगल बनाया तुम्हारी लाइन ने वो तुमने ले लिया अल्फा। ठीक है, ये 90, ये अल्फा तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा, ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस अल्फा हो गया। कैसे हो गया? तो बेटा सिंपल सा रूल है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल 180 डिग्री के होते हैं, दो एंगल तुम्हें पता है, तीसरा एंगल तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अब कईयों ने सोचा होगा अच्छा ऐसा हुआ है क्या, ये कहीं तो पूछ ही पा रहे होंगे ना डर के मारे के, सर से हम पूछ ही ना, है ना?
चलिए, तो अब देखते हैं। अब मैंने, हाँ, तुम्हें हमेशा बेटा एक चीज याद रखना, कभी भी तुम कोई भी डेरिवेशन करते हो लाइफ में, इस डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा, जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं या जो कर के आ चुके हैं हम, जितने भी डेरिवेशन हमने आज तक कवर अप किए हैं, जो तुम अपनी तरफ से कंसीडर करोगे, तुमने खुद से कंसीडर कर लिया किसी चीज को आसान करने के लिए या कुछ प्रूफ करने के लिए, तो कभी भी आंसर उसमें मत निकालना। आंसर में हमेशा उन्हीं क्वांटिटीज को यूज करना जो गिवन होती है। जो तुमने अपनी तरफ से लेट कर ली है क्वांटिटीज, उन क्वांटिटीज में आंसर नहीं आएगा, याद रखना। तो इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या क्या क्वांटिटीज लेट की हैं, इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग मैंने अपनी तरफ से एक डीएल ले रखा है, देख सकते हो यहाँ पे डीएल मेरी अपने अकॉर्डिंग आ रहा है। और अगर ये अल्फा की बात करो तो अल्फा भी मैंने लिया, बिकॉज गिवन क्या है, गिवन तो तुम्हें ये θ1 और θ2 है कि ऊपर वाले जो एंगल है वो θ1 है और लाइन से नीचे वाला जो एंगल है वो θ2 है, सिंपल सा पॉइंट है। और ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, r गिवन है, θ1 θ2 गिवन है। लेकिन जो ये a डिस्टेंस तुमने लिया है और dl जो तुमने लिया है या अल्फा जो तुमने लिया है, ये सब तुमने अपनी मर्जी से लिया है। तो ये ध्यान रखना, आंसर में ना तो a यूज होना चाहिए, ना अल्फा आना चाहिए, ना dl आना चाहिए, बिकॉज ये क्वांटिटीज हमने अपनी मर्जी से ली हुई हैं, तो ये आंसर में नहीं आएंगी। तो हमें आंसर गिवन क्वांटिटीज में निकालना होता है। तो बस सबसे पहला टारगेट ही यही है माइंड में, टारगेट जिसने बना लिया कि मुझे अपनी मानी हुई क्वांटिटीज को रिप्लेस करना है, किसकी हेल्प लेकर रिप्लेस करना है, गिवन क्वांटिटीज की हेल्प लेकर रिप्लेस कर देना है। तो बस मैंने यहाँ पर वही काम किया, मैंने इसलिए पहले ही वो काम कर दिया ताकि तुम भी देख सकोगे, तुम भी जब पेपर में डेरिवेशन करोगे तो ऐसे ही कर देना। इसका एक मेथड और भी है डेरिवेशन को करने का, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैंने उस मेथड से करवाई थी, चाहो तो तुम इसको उस मेथड से कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेरिवेशन जब हमारी फिजिकल क्लासेस चलती थी, वीडियोस में नहीं है वो कांसेप्ट, तो तुम देख सकते हो। उसके अंदर मैंने क्या किया था, नॉर्मल करवाया था तुम्हें, ठीक है। चलो ये वाला कांसेप्ट इजी भी है, ठीक है, इसे भी कोई वो नहीं है, तो समझते हैं इस कांसेप्ट को। सबसे पहले मैंने अपना बेटा अल्फा रिमूव कर दिया। कैसे अल्फा रिमूव कर दिया, cos अल्फा ले लिया, cos अल्फा आ गया r by a। चेक करो r by a का मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली जो लाइन है ये r है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किया, cos अल्फा हो गया, ठीक है। अब देखना a की वैल्यू, a मेरे को रिमूव करना है, तो a की वैल्यू आ रही है r by cos अल्फा, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली। जो जो चीजें मुझे काम आनी है ना आपके डेरिवेशन में, जो यूज होनी है, मैं उसके ऊपर डब्बे डब्बे बनाता जा रहा हूँ, बॉक्स बॉक्स बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने cos अल्फा निकाला, बॉक्स बना दिया, शायद मुझे कहीं यूज करना पड़े। इसी cos अल्फा में से a की वैल्यू निकाली, उसके ऊपर बॉक्स बना दिए, ठीक है। फिर मैंने निकाला टेंजेंट अल्फा, ठीक है। तुमने कैसे याद रखना है इस डेरिवेशन में कि एक बार हमें cos अल्फा निकालना है और एक बार हमें टेंजेंट अल्फा निकालना है। तो टेंजेंट अल्फा निकाल लिया तुमने, सिंपल टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, तो दैट इज द परपेंडिकुलर। टोटल लेंथ है l और इसकी लेंथ है r, तो यहां से बेटा टेंजेंट अल्फा आ गया, ठीक है। यहां से तुम l निकाल सकते हो, r टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू l, ये देख रहे हो। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करना सबको आता है आई थिंक। जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखना डिफरेंशिएशन कैसे रहेगा इसका। r इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, लेकिन टेंजेंट अल्फा कांस्टेंट नहीं है। टेंजेंट अल्फा का डिफरेंशिएशन है सेकंड स्क्वायर अल्फा, और अल्फा का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो d अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा dl। चेक कर सकते हो, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, कुछ भी नहीं है। r कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट कंडक्टर एंड दिस पॉइंट, दिस इज द कांस्टेंट डिस्टेंस। ये कम ज्यादा थोड़ी ना हो रहा है बार बार, जो एक बार ले लिया तो ले लिया, तो r तो रहेगा कांस्टेंट। बट ये अल्फा तो चेंज हो सकता है ना, तुमने dl को ऊपर कंसीडर किया या नीचे कंसीडर किया, जहां पर तुम dl को कंसीडर करोगे उसके अकॉर्डिंग ये अल्फा बनेगा। तो अल्फा इज नॉट द कांस्टेंट क्वांटिटी, इसलिए जहां पर अल्फा है उसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो टेंजेंट अल्फा का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड स्क्वायर अल्फा, लेकिन अभी तो तुमने टेंजेंट अल्फा का डिफरेंशिएशन किया है, अब सिर्फ अल्फा का डिफरेंशिएशन होगा, तो वो हो जाएगा d अल्फा, ठीक है। देन l का डिफरेंशिएशन होगा dl। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, तो मुझे फटाफट से अपना यस का मैसेज करेंगे ताकि मैं अब मेन डेरिवेशन पे आ जाऊँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो
सिर्फ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी जिसे कहते हैं, एक मैंने cos अल्फा निकाल दिया, एक मैंने टेंजेंट अल्फा निकाल दिया और फिर टेंजेंट अल्फा को रीअरेंज करके डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, और उनके ऊपर बॉक्सेस बना लिए कि मेरे को आगे यूज जब करना पड़ेगा तो मैं यूज करूंगा। तो आते हैं अपनी मेन डेरिवेशन पे। मेन डेरिवेशन बेटा स्टार्ट होती है बायोट-सैवर्ट के फॉर्मूले से, क्योंकि दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले मैंने बायोट-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, तो तुम भी चेक करो कि ये मैंने सही लिखा है, बायोट-सैवर्ट का फॉर्मूला सही लिखा है। क्या होता था बायोट-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला? क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl sin थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पर? तो चेक करो बेटा, थीटा क्या है यहाँ पर? किस किस के बीच में थीटा होता था? थीटा होता था, याद करो थीटा होता किसके बीच में था? तभी तो तुम थीटा लोगे ना, 90 लोगे, अल्फा लोगे, कौन सा लोगे? थीटा 1 लोगे, थीटा 2 लोगे, 90 माइनस अल्फा लोगे। तो थीटा किसमें होता था? थीटा होता था dl एंड r में। वेरी गुड अमीशा। तो यहाँ पे r बेसिकली कौन सा r है? जो डिस्टेंस है तुम्हारा, जो dl का डिस्टेंस है। dl का डिस्टेंस p पॉइंट से कितना है? a है, ठीक है, a के बीच में और इस छोटे से dl के बीच में जो थीटा होगा 90 माइनस अल्फा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना डिस्टेंस है? a का स्क्वायर करना पड़ेगा, r का स्क्वायर मत कर देना, मुझे वो वाला डिस्टेंस लिखना है जिसके कारण तुम निकाल रहे हो। मैं अभी पूरे कंडक्टर के कारण नहीं निकाल रहा p पॉइंट पे, मैं तो सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, dl के कारण। उसके बाद मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि मैं एक साथ बड़े एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकता। चलिए, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूला ही छोटे एलिमेंट्स के लिए बना हुआ है, बड़े एलिमेंट के लिए ये कंपैटिबल नहीं होता। चलिए आगे पढ़ते हैं। dv म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl। अब sin 90 माइनस अल्फा cos अल्फा हो जाता है, सबको पता होगा ये, ट्रिग्नोमेट्री इतनी सबको आती होगी कि जब यहाँ पर आएगा sin 90 तो चेंज हो जाएगा इसमें cos में और थीटा बनेगा ये अल्फा। a का स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है। अब आ जाते हैं a स्क्वायर पे, तो इसलिए मैंने पहले ही बॉक्सेस बना के रखे हुए हैं, तो यहाँ पर चेक करो, a हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। a मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ, तो इस a को भी यहाँ पे पुट कर दो बेटा, स्क्वायर करके पुट करना, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा। तो r स्क्वायर तो नीचे ही है, लेकिन cos स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाता हूँ। जब मैं cos स्क्वायर को ऊपर लेकर आऊंगा तो ऑलरेडी एक cos पहले ही पड़ा हुआ है, उसको हो जाएगा q, ठीक है। और यहाँ पर जो dl है, मैंने क्या कहा था, मैं हर उस क्वांटिटी को रिमूव करने की कोशिश करूंगा जो मैंने अपनी तरफ से लेट की थी। तो मैं a स्क्वायर को धीरे धीरे रिमूव कर रहा हूँ, a स्क्वायर को मैं पुट कर चुका हूँ। फिर dl भी मैंने अपनी मर्जी से ले रखा था यहाँ पर, तो मैं dl को भी पुट कर रहा हूँ। तो dl की वैल्यू देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, ऑलरेडी काम आसान किया हुआ है, हमने सारी वैल्यूज निकाल के रख ली थी। a की वैल्यू मैंने निकाल के रख ली थी, dl की भी रख ली थी, तो dl को भी मैंने यहाँ पुट कर दिया और a को भी पुट कर दिया, मेरे पे ये वाली क्वांटिटी बन गई, ये आ गया मेरे पास पुट करने के बाद, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। जो कटिंग हो सकती है कटिंग कर लो। यहाँ पर दोबारा से एक ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, मेरे ख्याल से मेडिकल के तो स्टूडेंट्स हैं भी नहीं हमारे इतने, तो अब ट्रिग्नोमेट्री कहती है सेकंड स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है? जैसे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है ना, ऐसे सेकंड स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है? तो आंसर है सेकंड स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ठीक है। तो सेकंड स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा को 1 पुट करेंगे, बचेगा क्या? सिंगल cos अल्फा, क्योंकि cos क्यूब है ना, तो cos स्क्वायर तो यूज हो गया, सेकंड स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया 1 और इधर बचा तुम्हारे पास cos। तो जैसे ही cos बचा, देखो क्या क्या बचा, एक r से एक r भी कैंसिल हो गया, हमारे पे जो रिमेनिंग बचता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i एज इट इज, सेकंड स्क्वायर cos स्क्वायर खत्म हो चुकी है, एक cos बच गया और d अल्फा एज इट इज आ गया, नीचे एक r बच गया, ठीक है। तो d भी तो निकल गया, मतलब स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पर p पॉइंट पर बेटा तुमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर क्वांटिटी लगा दूं, तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ यहाँ पर तुम्हें एक क्रॉस भी लगाना पड़ेगा। इस क्रॉस को लगाने का मतलब है कि ये गलत नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, ठीक है। डायरेक्शन जो है इस डीएल के कारण वो इनवर्ड है। क्यों इनवर्ड है? क्योंकि डीएल में करंट जा रहा है ऊपर की साइड, तो फिंगर्स जाएंगी अंदर की साइड, तो अंदर की साइड इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन वेक्टर अभी लगाने की कोई नीड नहीं है, इन कामों में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब छोटे से एलिमेंट के कारण अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, तो पूरी लेंथ के कारण निकालते हुए क्या दिक्कत है? तो मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट b निकालने के लिए इस dv को इंटीग्रेट करता हूँ। dv की वैल्यू तुम्हारे पास है म्यू नॉट i 4 पाई r
जो कांस्टेंट है उनको मैंने बाहर लिख लिया, अंदर लिखा cos अल्फा डी अल्फा। पॉइंट आता है कि लिमिट कैसे लगा दी। चलो लिमिट तो मान लिया लगा दी कि थीटा 1 से थीटा 2 तुमने लिमिट लगा दी, बट ये नेगेटिव क्यों लिया, सॉरी गलत ले लिया मैंने, थीटा 2 नेगेटिव है, थीटा 1 पॉजिटिव है, थोड़ा सा गलत ले लिया, थीटा 1 पॉजिटिव है, थीटा 2 नेगेटिव है। ठीक है, ये मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ कि थीटा 1 नेगेटिव क्यों है और थीटा 2, हाँ ये हमेशा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डोंट वरी, इस चीज की टेंशन ना लो, एक बार देख लो, कंप्लीट करते हैं, फिर ये थीटा वाली भी तुम्हारे डाउट क्लियर करता हूँ। चलिए b is equal to mu naught upon में mu naught I divided by 4 pi r, ये ले लिया। अब cos का जो इंटीग्रेशन करोगे साइन होगा, फिर वैल्यू को जब पुट करोगे अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू रखोगे तो ऑलरेडी वो नेगेटिव में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा प्लस, तो sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 आ जाएगा, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, लेकिन इसका माइनस बाहर आके उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो ये बेटा देखो फार्मूला वही आ गया जो हमने पढ़ा था, ये डराइव हो गया फार्मूला। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। दो डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इस यूनिट के अंदर, एक मैंने करवा दी, एक इससे नेक्स्ट। कहने का मतलब एप्लीकेशन ऑफ द बायोट-सैवर्ट लॉ, डेफिनेशन ऑफ द बायोट-सैवर्ट लॉ, और एक छोटी सी डेरिवेशन थी ना बायोट-सैवर्ट लॉ की, जिसके अंदर तुम ये वाला फार्मूला बनाते थे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आईडीएल sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पेपर में, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली जिसे कहते हैं कि हर साल देखने को मिल जाता है, बायोट-सैवर्ट लॉ से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। चलिए यहाँ तक आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा, सिर्फ एक नेगेटिव साइन छोड़कर। ठीक है, यहाँ तक मैं रफ कर दूं इसको, क्लियर है, यस नो करेंगे, फिर मैं तुम्हें नेगेटिव साइन और इसके स्पेशल केसेस करवा देता हूँ, फिर करते हैं एक न्यूमेरिकल ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर है, यहाँ तक रफ कर दो इसको बेटा, स्क्रीनशॉट्स ले लिया करो इन द केस। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स साथ साथ बनाना, ये नोट्स मिलने वाले नहीं है तुम्हें, लिंक में प्रोवाइडेड नहीं है ये नोट्स। कर दो रफ। चलिए देखिए बेटा कि थीटा को हमने नेगेटिव क्यों लिया, ये देखो ये है थीटा 1, ये है थीटा 2। ध्यान से देखना, ये थीटा 2 है, मैं इस थीटा, मेरे हाथ को देखते रहना, मैं इस थीटा को कम करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, ये करते करते थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, ये थीटा 1 है, इंक्रीज हो रहा है, ये थीटा 2 है, नीचे की साइड इंक्रीज होता है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर की साइड इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं तो 0 हो जाता है। कहने का मतलब है ये ओरिजिन ट्रीट करो, इसको एज ओरिजिन ट्रीट करो, तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब नेगेटिव क्वांटिटी को अगर तुम इंक्रीज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो 0 की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो और अगर ऐसे बढ़ाना शुरू करोगे तो नेगेटिव में बढ़ेगी, तो इसलिए जो थीटा 2 हम लेते हैं वो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये 0 हो जाता है, यहाँ पर आके थीटा 2 की वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर थीटा 1 स्टार्ट हो जाता है। तो इन दोनों एंगल्स को देख के, थीटा 1 और थीटा 2 को देखकर तुम ये एस्टीमेट लगा सकते हो, तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो कि ये जो तुमने कंडक्टर लिया था इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, क्योंकि इन दोनों एंगल्स से तुम इस कंडक्टर की लेंथ को मेजर करते हो। तो ये थीटा 2 का फंडा समझ आया कि ये नेगेटिव क्यों है, और ये फंडा हमने पहले भी एज इट इज किया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डेरिवेशन करी थी। किस किस को याद था कि ये नेगेटिव आता है, किस किस को याद था, समझ आया, हमेशा समझ आ गया, तुम्हें क्लियर हुआ ये कि इस लाइन को तुमने ओरिजिन मान लेना, उसके नीचे नेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, चलिए तो डेरिवेशन क्लियर हो गई होगी। अब छोटे छोटे से पॉइंट करते हैं, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या लिखना है, फॉर्मूला ऑलरेडी में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके स्पेशल केसेस करते हैं। स्पेशल केसेस क्या बनते हैं इसके देख लेते हैं एक बार। चलिए इसके स्पेशल केसेस देख लीजिए फटाफट से। स्पेशल केसेस भी बहुत यूज होते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में, मतलब हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है अगर तुम इसके स्पेशल केसेस का बेटा फॉर्मूला लर्न कर लो ना,
मजा आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी न्यूमेरिकल्स में। तो क्या है इसके स्पेशल केस, पहले तो ये देखते हैं बेटा। स्पेशल केस ये है कि अगर मैं इस कंडक्टर की लेंथ को, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाए इनफाइनाइट लेंथ का, मतलब इसका कोई एंड ही ना हो, ना ही इसकी कोई स्टार्टिंग हो, तो क्या कर पाओगे? सोचो। अगर मैं क्या कह रहा था, अभी यहां पर ध्यान से देखना बेटा, मैं यहां पर तुम्हें बनाकर दिखाता हूं। ये अभी मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर तुम ये देखो, यहां पर मैंने तुम्हें बताया ना अभी कि ये तुम्हारे लिए θ1 है और ये तुम्हारे लिए क्या है, θ2 है। और इस θ1 का जो एंड है वो इस कंडक्टर का एंड है, θ2 एक एंड पर है और θ1 एक एंड शो करता है। मतलब ये एंगल तुम्हें कंडक्टर की लेंथ बताते हैं। इस थीटा का एंगल ऐसे आता है, यहां पर आकर रुकता है और इसका यहां पे आके पॉइंट करता है। लेकिन अगर इस कंडक्टर का कोई मुंह सिर पैर ही ना हो, ऊपर से नीचे तक ये चलता जाए कहीं खत्म ही ना हो, फिर ये वाला θ1 और θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इसको जोड़ने के चक्कर में कहां तक जाएंगे? इसको कहीं एंड तो मिलेगा ही नहीं। ये पॉइंट इसने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब ये θ1 अगर इस कंडक्टर को जोड़ने जाएगा जिसका कोई एंड ही नहीं है, तो कहां तक जाएगा? तो सीधा ही हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसे जाता रहेगा। तो ये बन जाएगा θ1, ठीक है। अब ये नीचे वाली लाइन इसको जोड़ने के लिए जाएगी, इसको भी कोई एंड नजर नहीं आएगा उसका, तो ये बन जाएगा θ2। मतलब ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताइएगा यस नो करके कि ये चीज समझ आ गई। अगर ये दोनों 90 90 हो जाएंगे तो sin 90 क्या होता है? 1। तो 1 + 1 क्या हो जाता है? 2। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? b = μ0/4 पाई, ठीक है, i। ये हो जाएगा 2 sin थीटा, और सॉरी sin थीटा तो आएगा ही नहीं, बस 2 ही आएगा, ये r हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा μ0i / 2 पाई r। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो इनफाइनाइट लेंथ के लिए। स्पेशल केस है इनफाइनाइट लेंथ का। तो तुम्हें ये पॉइंट समझ आया? यस और नो मुझे जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, हरी अप। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है ना, बहुत इजी है, सब कुछ बहुत इजी है बेटा। तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट स्पेशल केस, ठीक है। अब इसके और स्पेशल केस करते हैं कि और भी कुछ हैं इसके स्पेशल केस, तो लेट्स सी, देखते हैं। ये लिख लो, ये बना भी लो और लिख भी लो। मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल दूं। अगर हमारी ऐसे ही क्लास स्मूथ चलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बीच में जब ब्लर हो जाती है ना तो बहुत गुस्सा आता है। चलिए सेकंड स्पेशल केस करते हैं बेटा। अब सेकंड स्पेशल केस क्या है? सेकंड स्पेशल केस है कि अगर ये पॉइंट P किसी पॉइंट के सामने आ जाए, किसी एंड के पॉइंट के सामने आ जाए। एंड का पॉइंट का मतलब समझना बेटा क्या हो जाए कि अगर ये पॉइंट P है, देखो ध्यान से देखना, ये ऐसे पॉइंट है, ये कंडक्टर है, तो ये पॉइंट ऐसे आ जाए यहां पर, तो ये पॉइंट P हो गया, ये कंडक्टर हो गया, तुम्हारा पूरा कंडक्टर हो गया ये, तो ठीक है। तो पॉइंट P किसी एक पॉइंट के सामने आ गया। इफ पॉइंट P in the front of any point, तो लिख लो बेटा सेकंड केस है इफ पॉइंट P in front of any point। अगर पॉइंट P किसी पॉइंट के फ्रंट पे आ जाता है, सामने आ जाता है, तो क्या होगा? तो मुझे ये बताओ, अगर ये पॉइंट P ऐसे सामने आ जाए तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये θ1 हो जाएगा, ये ऐसे θ2 हो जाएगा, तो ये θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो 0 हो जाएगी, क्योंकि θ1 तो शुरू ही नहीं हुआ। θ1 की वैल्यू हो जाएगी 0। लो, अगर θ1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो θ2 की क्या होएगी? बता सकते हो? तो कहेंगे θ2 की अप्रोक्सीमेटली 90 रहती है उस टाइम पे, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा आ जाता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 90 हो जाता है। तो उस केस में बताओ b कितना होगा? अगर मेरा पॉइंट किसी पॉइंट के सामने आ जाए तो वो वाली वैल्यू तो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि देखो ये वाला जो एंगल θ1 बना था, अगर ये इसी को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये वाला तो एंगल कहां जाएगा? तो जाएगा ही नहीं, तो 0 आ गया।
ये P वाला जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट का मतलब अप्रोक्सीमेटली तुम्हें ऐसा लगेगा स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही है, और स्ट्रेट लाइन जब नीचे आ रही होती है तो हम कहते हैं तो 90 डिग्री एंगल बना रही है, मतलब तो θ1 हो जाएगा 0, θ2 हो जाएगा 90। तो आंसर क्या आएगा बेटा बता सकते हो? इसका आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई एज इट इज आएगा, एक 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो बस यही आ जाएगा। 2 भी नहीं होगा, उसमें 2 हो गया था, 2 कब हुआ था? 2 हो गया था इनफाइनाइट लेंथ में, ठीक है, तो तब हो गया था 2, तो अब ये 2 नहीं है। चलिए बाकी ये स्पेशल केस तुमने लिखी हैं, बाकी क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो शायद कोई और भी स्पेशल केस हमारे सामने आए तो हम उस टाइम पे उसे कवर अप कर देंगे। तो जल्दी से एक न्यूमेरिकल कर लो फिर अपना छुट्टी करेंगे, ठीक है? आज की क्लास इतनी रहेगी, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, तो तुम्हें थोड़ा सा क्लियर भी होगा सब कुछ। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले यस कर देंगे फिर मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ पूछना है यहाँ तक पहले पूछ लो, न्यूमेरिकल से पहले पूछ लो, ठीक है? तो अक्षित तुम्हें कोई डाउट है? तुम्हारा आंसर आया और रिप्लाई आया 9 का। अक्षित कोई डाउट है तो मैसेज करो बेटा, क्या डाउट है जल्दी से। बताओ अक्षित क्या डाउट है? θ1 तो बेटा 0 ही होगा ना, ये देखो थीटा का मतलब क्या है, ये देखो ये वायर है, ओ वायर कह रहा हूं, ये कंडक्टर है, वायर भी बोल सकते हैं। ये तुम पॉइंट लेते हो, ये पॉइंट लिया P, तो ये इस पॉइंट तक आने का एंगल है θ1। ध्यान से देखना कि तुम कह रहे हो कि θ0 कैसे हुआ, तो ध्यान से देखो ये θ1 का मतलब है कि ऊपर वाला पोर्शन, उस ओरिजिन लाइन से ऊपर वाला पोर्शन उस पॉइंट तक जाना चाहिए, ठीक है? जब मैं इस पॉइंट को उठाकर यहां पे बना दूं, मैं कहता हूं ये रहा P पॉइंट, ये नहीं है। अगर ये P पॉइंट नहीं है तो ये देखो बिल्कुल इसके एक सिरे तक आ गया, मैं इसके एक एंड तक आ गया, इस वायर के एक एंड तक आ गया। ये मैंने लाइन बनाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, ये मेरा पॉइंट हो गया P। अब मैं θ1 कहां पे बनाऊं? इसके ऊपर तो वायर है ही नहीं, तो θ1 तो खत्म हो गया ना, 0 हो गया, θ1 तो बन ही नहीं सकता। θ2 इस एंड तक जोड़ने के लिए वो भी ऐसे लगेगा कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो भी 90 जैसा, देखने में 90 लगेगा। हाँ क्लियर हुआ तुम्हें? θ1 0 गया क्योंकि θ1 तो इसलिए 0 है ना, बिल्कुल। अगर ये वाले पॉइंट को तुम नीचे ले जाते तो θ2 0 हो जाता। अगर इस P पॉइंट को तुम बेटा यहाँ पे बना देते तो बेटा θ2 0 हो जाता तुम्हारा, फिर θ1 90 हो जाता। समझ आया अक्षित? अब समझ आया? से यस और नो अक्षित? चलिए, इसलिए ये θ1 θ2। बाकी और भी अगर कोई स्पेशल केस मुझे लगेगा तो मैं जरूर तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। हाँ एक मैं तुमसे क्वेश्चन पुट करता हूं, तो वो क्वेश्चन बताओ मुझे, फिर आगे करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। वो क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखता हूं कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है, मैं देखता हूं। ये बेटा एक पॉइंट है P, ठीक है, कुछ डिस्टेंस है R, ये है dl, ये है dl, इसमें करंट है I। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बताओ when point P is on the conductor, अगर पॉइंट P कंडक्टर पर ही आ जाए तो अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होना चाहिए। जल्दी से हरी अप रिप्लाई करेंगे, आई एम वेटिंग ऑफ योर आंसर। हरी अप, आई कांट वेट मच मोर। बहुत बढ़िया गौतम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो। अक्षित नेगेटिव क्यों होगा? 0 होगा बेटा। गौतम का आंसर एकदम फर्स्ट क्लास आया है। कैसे? बहुत बढ़िया गौतम। कैसे कर सकते हो बेटा? देखो इस बार बेटा मुझे एक चीज की खुशी है, मैं तुम्हें पहले बताता हूँ क्या खुशी है। बस अब जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी फिजिकल क्लासेस लग जाएं। जो इस पर चेक कम बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो कंपटीशन में जा सकते हैं, तो पूरी मेहनत करते हैं तुम्हारे पे कि तुम्हारा कंपटीशन क्लियर हो जाए। हमारे पास बेटा dB निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I sin थीटा डिवाइडेड I dl। सॉरी
आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। आइडियल के बीच में जो एंगल होता है वो यहाँ पे हम पुट करते हैं। मैं कहता हूँ इस पी पॉइंट को तुमने क्या किया, ऑन द कंडक्टर बना दिया, यहाँ पे बना दिया पी पॉइंट। अब यहाँ पे बना दिया तो ये जो डीएल के बीच में और आर के बीच में थीटा था वो तो खत्म हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि ये पॉइंट पी यहाँ पर पहुंच गया ना। तो जैसे ही साइन थीटा जीरो लिखोगे तो सारा जीरो हो जाएगा। समझ आया पॉइंट? तो अब ये तुम्हें न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है वो भी देखना। इस चीज को ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल में यूज कैसे होगा। अगर जिस कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर की लाइन में जिस डायरेक्शन में कंडक्टर है, अगर उसी की डायरेक्शन में पॉइंट आ जाए, मतलब कंडक्टर के रास्ते में पॉइंट आ जाए, बीच में पॉइंट आ जाए, तो वहां पर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? क्या इतना बड़ा मैसेज आया तुम्हारा बेटा? ना दूसरी तरफ नहीं, इधर नहीं लेना, ऑन द कंडक्टर लेना है। अगर वो कंडक्टर की लाइन पर आ जाएगा तो डेट मींस वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। मतलब एक कंडक्टर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने कंडक्टर बनाया है, यहां पर देखो, ये मैंने कंडक्टर बनाया, ये ऐसे करंट आ रहा है इसमें से। ठीक है? तो पहली बात, जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तो इसको कैसे बनाया करोगे, देखो ऐसे बनाओगे इसको, ध्यान से देखना। ये तीन कंडक्टर मान लोगे, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, कंडक्टर 3, ऐसे तीन कंडक्टर मान लोगे। मैंने कहा कि पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो कंडक्टर 1 का और कंडक्टर 2 का तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, 2 का निकालना पड़ेगा। तो समझने की कोशिश करो, क्यों P पर कंडक्टर 1 के कारण और कंडक्टर 3 के कारण जीरो क्यों होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के बीच में आ गया पॉइंट, ये कंडक्टर वाली लाइन में ही पॉइंट आ गया। जब सेम लाइन पर पॉइंट आ जाए, मतलब ऐसा हो जाता है, ऑन द कंडक्टर वाला केस हो जाता है, तो वहां पर तुम मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दोगे। मतलब अगर मैं बात करूं, कंडक्टर 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 जीरो होगा, B3 भी जीरो होगा, B2 तुम्हें निकालना पड़ेगा। वो हम क्वेश्चन करेंगे तो निकाल लेंगे कि कैसे निकलेगा, देख लेंगे। तो ये वाला केस समझ आया बेटा तुम्हें कि कब तुम्हें ये चीज यूज करनी है? ठीक है, चलिए अब फटाफट से न्यूमेरिकल करते हैं और कोशिश करो कि न्यूमेरिकल हो जाए फटाफट से, टाइम कम है तो नहीं तो फिर अपना खुद से करना पड़ जाएगा तुम्हें। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा, यहाँ पर फटाफट से लिखेंगे, फटाफट। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड को मैं MF लिख रहा हूं, ठीक है ना, एट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर निकालना है। ये सेंटर है ड्यू टू ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन है, डायग्राम बना देते हैं। ये करंट है, P पॉइंट पर तुमने, सेंटर पे P पॉइंट पे तुमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड? साइड दे रखी है A और करंट भी दिया हुआ है क्या? एक मिनट चेक कर लेते हैं। नहीं, करंट नहीं दिया हुआ, खुद से I लेना पड़ेगा करंट को बेटा। तो चलिए बताइए। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था ना, एक सिंपल सा सिस्टम बताया था। क्या बताया था मैंने? कि जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, ये उसको सुपरपोजिशन को फॉलो अप करता है। सुपरपोजिशन का मतलब है, जैसे यहाँ पे चार कंडक्टर के कारण, चार कंडक्टर मान लो, ये कंडक्टर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। चारों कंडक्टर के कारण इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा सबको प्लस कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा, क्या होगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन, मैं इस पूरे क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को बाद में सॉल्व करूंगा। पहले डायरेक्शन बताओ कि P पॉइंट पे चारों कंडक्टर्स के कारण डायरेक्शन कहां पर होएगी? चारों कंडक्टर्स पे राइट हैंड थंब रूल लगाओ। ये करंट जा रहा है बाहर की तरफ, करंट ऊपर जा रहा है फिर बाहर की तरफ, इधर आ रहा है फिर बाहर की तरफ, नीचे जा रहा है करंट फिर बाहर की तरफ। मतलब चारों कंडक्टर्स के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारी तरफ आएगा, आउटवर्ड आएगा। चलो, अब वो कितना आएगा, कितना आउटवर्ड आएगा वो देखते हैं। तो उसको फाइंड आउट करते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में हमको पता होता है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा अभी हमने पढ़ा है, ऐसी डेरिवेशन अभी हमने करी है, तो उस चीज का हम फायदा उठा लेते हैं। ये डेरिवेशन अभी तुमने करी है, ठीक है।
तो अगर मैं 90 का बाइसेक्टर करूंगा तो ये एंगल 45 हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना होगा 90, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बेटा 45 ही आएगा ना। फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी मैंने यहां पर, तो ये वाला एंगल 45, ये वाला 45 क्यों हुआ, क्योंकि स्क्वायर का बाइसेक्टर हो रहा है। स्क्वायर का एंगल है 90 डिग्री, तो बाइसेक्टर हो जाएगा 45, ठीक है। ये वाला तो दिख ही रहा है 90 डिग्री है, तो ये वाला बचा कितना 45। 90 प्लस 90 180 हो गया टोटल सम। ऐसे ही इधर हो जाएगा, इधर भी 45 हो जाएगा, ये वाला भी 45 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आंसर है ये वाली लेंथ हो जाएगी a/2। इस वाली लेंथ को तो भी कुछ लेना पड़ेगा, तो इस वाली लेंथ को r मान लो, ठीक है, कि ये r डिस्टेंस पर है। तो ये r निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, r तुम निकाल सकते हो। देख लिया करो r कैसे निकल रहा है। ये वाली चीज गिवन है, कभी कभी ये वाली गिवन होती है, तो अब तुम्हारे पास ये वाली चीज गिवन है। अगर ये चीज गिवन है तो ये क्या हो गया बेटा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट निकालकर तुम r की वैल्यू निकाल सकते हो। तो टेंजेंट कैसे निकालें, टेंजेंट थीटा निकाल लो। टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा r बाय a/2, बट ये थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 45, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 45 r a/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, a आ जाएगा नीचे। तो r निकालना है, एंड टेंजेंट 45 कितना होता है, आई थिंक टेंजेंट 45 होता है 1 होता है ना टेंजेंट 45, तो ये 1 हो जाएगा, तो मतलब r आ जाएगा तुम्हारा a/2 इज इक्वल टू r की वैल्यू भी कितनी आ गई a/2। तो बेटा यहां तक कुछ क्लियर हो रहा है, ये फंडास क्लियर हो रहे हैं तुम्हें, फंडा क्लियर होने चाहिए सारे। तो ये r निकालना सीख जाना, r निकालने की प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 न्यूमेरिकल करोगे वैसे ही पता चल जाएगा। अब बाय चांस क्या है कि इसके अंदर ये नीचे बेस गिवन है, कभी कभी हाइपोटेन्यूज भी गिवन होता है, किसी किसी क्वेश्चन में तुम देखोगे हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा, तो उस टाइम पे फिर तुम क्या करना, दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लेना, ठीक है। तो टेंजेंट लगाकर या कॉस लगाकर हम r अपना फाइंड आउट कर लिया करेंगे। चलिए r निकालना तुमने सीख लिया, तुम इस चीज को कहीं लिख सकते हो, ये डायग्राम तुमने बना लिया। तो अब बस सिंपल है ना बेटा, अब इस कंडक्टर बन के कारण, इस कंडक्टर बन के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, अभी अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया B1 इज इक्वल टू, B1 का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1 एट पॉइंट P, तो वो कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I sin θ1 प्लस sin θ2 डिवाइडेड बाय r। अब इसमें स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखना, सिंपल r होता है। याद है फॉर्मूला या फॉर्मूला ही भूल गए हो, फॉर्मूला तो याद होगा। θ1 θ2 की वैल्यू कितनी आ रही है 45, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट I 4 पाई 45 कितना होता है बेटा बताना, r की वैल्यू तुमने निकाल ली a/2, तो ऑलरेडी मैं 2 तो यहाँ पे लिख देता हूँ, a2 मैंने ऊपर लिख दिया ऑलरेडी। तो sin 45 कितना होता है ये मुझे जल्दी से बताएंगे, आई थिंक 1/√2 होता है, ठीक है। 1/√2 1/√2 2 into 1/√2 ये हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा यहां तक सबको, सही यस और नो। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर देते हैं। B1 निकालते हैं म्यू नॉट I 4 पाई, तो 2 into 2 क्या हो गया 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a√2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया म्यू नॉट I पाई a√2, ये आ गया बेटा। चेक करेंगे सभी का ये आ रहा है, कैलकुलेशन बेटा चेक कर लेना, ये आ रहा है सही यस और नो, ठीक है। अक्षित का तो आ गया, बाकी भी बताइए, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, एक सेकंड दोबारा मुझे भी चेक करने दो। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I ठीक है 45 1/√2 होता है ना, 1/√2 ही होता है, 2 हो गया, ठीक है। 1/√2 प्लस होएगा 2 1/√2 हो जाएगा, ये a/2 हो गया, ठीक है। और 2I दैट इज परफेक्ट है, अभी तक तो सब परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो इसमें एक सेकेंड 2I
हाँ चाहो तो तुम, अगर तुम चाहते हो, नहीं तो परफेक्ट है। रूट 2 का रेशनलाइजेशन कर सकते हो, वो तुम कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। नहीं भी चाहते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे भी कर सकते हो। अब दूसरा पॉइंट सुनना बेटा, B1 तुमने निकाल लिया, B2 के कारण भी उतना ही होगा, B3 के कारण भी उतना होगा, B4 के कारण भी उतना ही होगा। तो इसको उठा के 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे ही इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहीं तुम्हें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। कहां पे, क्या कह रहे हो? 2√2/a, 2√2/a क्या कह रहे हो तुम? यहां पर रेशनलाइजेशन कर सकते हो बेटा, इसमें और कुछ नहीं कर सकते तुम। रेशनलाइजेशन करोगे तो 1 2 बच जाएगा, फिर नथिंग एल्स। फिर √2/√2 करोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऊपर √2 चला जाएगा। वो कैलकुलेशन तुम थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हो, बाकी एज इट इज रहेगा। चलिए आज इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी करते हैं कल। तो आज की क्लास समझ आ गई तो मैं अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। तो बाकी कल देखते हैं कि कल क्या करना है। कभी कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ तुम्हें या फिर डेरिवेशन करवाता हूँ। चलिए ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय।